ये सबको यहाँ पे ब्लैक स्क्रीन दिख रही है, अगर नहीं दिख रही होगी तो बता देना, ठीक है? अगर किसी को नहीं दिख रही तो बता दो, राइट? आई होप सबको यहाँ पे ब्लैक स्क्रीन दिख रही है एंड नाउ विल बी। अच्छा, ऐसे कोई क्वेश्चन पूछे ना कि स्क्रीन दिख रही है नहीं दिख रही, उसमें भी आप अनम्यूट करके बोल सकते हो, ठीक है? तो या उसके लिए कोई वो नहीं है। लेट मी ओपन अप द चैट बॉक्स ओवर है, ताकि अगर आप कुछ चैट करो। नहीं दिख रही, अच्छा रुको रुको, अभी दिखेगी, होपफुली दिखेगी। वेट, नाउ यू विल जस्ट वेट अ मिनट। ऑलराइट, ठीक है। क्या सबको स्क्रीन दिख रही है यहाँ पे? फटाफट एक बार फिर आपसे पूछ रहा हूँ। हाँ दिख रही है, बढ़िया, बहुत बढ़िया, सही है, ठीक है। ऑलराइट, सो अभी हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे ना, व्हाट विल बी डूइंग ओवर हियर इज लाइक एक फटाफट क्विक रिकैप लेते हैं। यहाँ पे हमने क्या देखा था उसे फटाफट हम यहाँ पे देख लेते हैं एक बार। सो विल हैव अ रिकैप एंड देन हम लोग यहाँ पे आगे बढ़ जाएंगे। तो वी स्टार्टेड विद द बेसिक क्वेश्चन कि लिविंग क्या होता है, व्हाट इज लिविंग। आपने मुझे कुछ यहाँ पे टर्म्स बताए, देयर वर सर्टेन टर्म्स यू टोल्ड मी, लाइक ये कुछ आपने यहाँ पे टर्म्स बताए, उसमें से हमने बोला कि हाँ रिप्रोडक्शन, ग्रोथ, मेटाबॉलिज्म एंड रिस्पॉन्स टू स्टिमुलस हम यहाँ पे यूज करेंगे, राइट? देन हमने बात किया यहाँ पे लिविंग वर्ल्ड के अंदर पॉन्ड के बारे में। पॉन्ड में आपने बताया कि पॉन्ड में क्या क्या देखने के लिए मिल जाता है, दैट इज समथिंग वी हैव सीन, राइट? नॉन लिविंग, लिविंग क्या है? कैट और रॉक हमने देखा, कैट क्या है, रॉक क्या है, वो हमने देख लिया यहाँ पे लिविंग नॉन लिविंग के अंदर, ठीक है? ये चार चीजें जो आपकी यहाँ पे इन पे हमें फोकस करना है, ग्रोथ, रिप्रोडक्शन, मेटाबॉलिज्म एंड कॉन्शियसनेस। अब इन चार में से आपके हिसाब से कौन सी दो चीजें हैं जो बिल्कुल डिफाइन नहीं करती लिविंग बीइंग को? ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन। The growth and reproduction. राइट राइट, ट्रू ट्रू, बिल्कुल बिल्कुल सही बात है आपकी। ये दो चीजें आपकी डिफाइन नहीं करती लिविंग बीइंग को, तो ये दोनों चीजें आपकी हट गई। हमें अटेंशन देना है मेटाबॉलिज्म और कॉन्शियसनेस के ऊपर। वी हैव टू अंडरस्टैंड हाउ दे आर गोइंग टू बी हेल्पफुल, हाउ दे आर गोइंग टू बी लाइक दे आर द वन जिसको लाइक दे आर गोइंग टू बी द डिफाइनिंग ट्रेट्स, विल सी दैट। फिर हमने क्या देखा, फिर हमने कुछ बैनियन ट्री देखे। अच्छा ये बताओ, बैनियन ट्री को हिमाचल में लोकल लैंग्वेज में क्या बोलते हैं? बरगद का पेड़। सही है, सही है, बिल्कुल सही है, बहुत बढ़िया, राइट, बरगद का पेड़। बरगद, यस। हमारे वडोदरा में लाइक हमारे यहाँ पे इन गुजरात वी कॉल इट एज अ वर्ड, शॉर्ट में वर्ड। लोकल नेम है, याद रखना, दोनों ही लोकल नेम है। लोकल नेम के बारे में हम आगे पढ़ेंगे, इसलिए बता रहा हूँ, दे आर बोथ गोइंग टू बी योर लोकल नेम्स, ठीक? ऑलराइट, देन हमने यहाँ पे बैक्टीरिया देखा था, हमने यहाँ पे रैबिट देखा था, हमने देखा था कि कैसे बैक्टीरिया के अंदर रिप्रोडक्शन और ग्रोथ सेम होती है, क्योंकि जब भी अपना नंबर बढ़ाते हैं उससे उनका रिप्रोडक्शन भी हो रहा है और सेल नंबर भी वहां पे आपका बन रहा है। तो उसके रिलेटेड हमने यहाँ पे स्टेटमेंट देखी थी, ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इन हायर प्लांट्स एंड एनिमल, ये हमने एक स्टेटमेंट देखी थी। और दूसरी जो हमने देखी थी वो थी आपकी ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन आर इंक्लूसिव इन सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म। ये स्टेटमेंट्स आपको याद रखनी है, क्योंकि कई बार क्वेश्चन इस पर बेस्ड आपके आ जाते हैं। रॉक, रॉक को हमने देखा था कि रॉक आपका शो करता है एक्सटर्नल ग्रोथ, और यहाँ पे आपका इकट्ठा होता है, एक्सटर्नल एक्युमुलेशन ऑफ मटेरियल इज हैपनिंग ऑन द रॉक, और इसके से आपकी रॉक की ग्रोथ होती है लेकिन एक्सटर्नल होती है, राइट? तो ये हमने देखा था। क्वेश्चन हमने किए थे यहाँ पे, एक दो क्वेश्चन हमने यहाँ पे रन किए थे, राइट? एंड देन वी हैव स्टार्टेड विद रिप्रोडक्शन। ये हमने यहाँ पे देखा था कि रिप्रोडक्शन में क्या हो रहा है आपका, यू हैव अ सेक्सुअल, यू हैव अ सेक्सुअल वन, राइट? एंड ईस्ट हाइड्रा रिक्शा में भी हमने यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स देखे थे रिप्रोडक्शन के, राइट? सो दीज आर थिंग्स वी हैव सीन। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, ये हमने यहाँ पे देख लिया था, हमने यहाँ पे एग्जांपल यहाँ पे कुछ हमने देख लिए थे यहाँ पे। उसके अलावा वी हैव ऑल्सो सीन, अगर याद हो तो हमने देखा था कि आपने बताया था मुझे कुछ फ्रेगमेंटेशन के बारे में। फ्रेगमेंटेशन एक तरीका होता है सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करने का। देन वी हैव सीन समथिंग लाइक योर बर्डिंग, ये भी हमने देखा था, राइट?
देन इसके अलावा यू हैव योर असेक्सुअल स्पोर्स, असेक्सुअल स्पोर्स भी यहाँ पे बनते हैं, राइट, जिसके थ्रू आप रिप्रोड्यूस कर सकते हो. दे आर ऑल गोइंग टू बी असेक्सुअल वेज, दे आर गोइंग टू बी असेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन, राइट. सेक्सुअल के तो ऑलरेडी हम डिस्कस हुए. यू नीड टू हैव टू पेरेंट्स, राइट, यू नीड टू हैव अ मेल, राइट. अगर हम ह्यूमंस की बात करें तो मेल्स के अंदर क्या होगा, मेल्स के अंदर यू विल हैव द गोनाड्स, दैट मींस योर टेस्टिस, राइट, वेयर द मेल गैमेट्स आर बीन फॉर्म्ड. इसको मैं ज्यादा डिटेल में समझना नहीं है, बस आपको बताने के लिए बता रहा हूँ ताकि आपको एक चीज याद रहे. यू विल बी फाइंडिंग मेल गैमेट्स आर बीन फॉर्म्ड ओवर देयर, एंड फीमेल्स के अंदर you will be having the, क्या होगा रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, क्या होगा फीमेल्स के अंदर, ह्यूमन फीमेल, ओवरी 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 जी रहेंगी. बिल्कुल सही. आप लोग चैट में भी आंसर कर सकते हो. वेरी गुड, चैट में भी आंसर आ रहा है, बहुत बढ़िया. यस, मीनाक्षी हैज सेड वेजिटेटिव प्रोपोगेशन, राइट, ट्रू, वो मैं लिख देता हूँ. एंड शी विल मेक द फीमेल गैमेट. अच्छा, ये हमने देखा था, राइट, यहाँ पे लिखा वेजिटेटिव. ओके, तो क्या हमें रिप्रोडक्शन सारे ऑर्गेनिज्म में देखने के लिए मिल जाता है? नो सर, नो सर, नो सर. ये स्लाइड आपने कल देखी थी, ये स्लाइड आपने कल देखी थी. यस सर, यस सर, यस सर. Yes, you know that worker bee and your mule were the examples of species which do not reproduce. हमने इवन हिमाचल और उनके मकैक्स के बारे में बात किया था, रीसस मकैक के बारे में. मंकीज बेटा, मंकीज कुछ बताया था ना मैंने आपको. यस सर, Yes, sir. राइट, यस सर. सो बेसिकली रिप्रोडक्शन आपके यहाँ पे नहीं बनता, आपके यहाँ पे लिविंग कैरेक्टर का ट्रेट यहाँ पे नहीं बनता. ओके, वी हैव टू स्टार्ट विद मेटाबॉलिज्म. ये हमारा है नया ट्रेट, ये है हमारा नया टॉपिक जिसको हम यहाँ पे चालू करेंगे. अच्छा, जब भी आपके सामने मेटाबॉलिज्म आए तो इसकी एक डेफिनेशन ये बनती है, सम ऑफ टोटल केमिकल रिएक्शन हैपनिंग इनसाइड द सेल. सम ऑफ टोटल केमिकल रिएक्शन, टोटल केमिकल रिएक्शंस taking place within the cell, taking place within the cell. और समटाइम अगर आप ये भी बोलो ना, द सम ऑफ टोटल केमिकल रिएक्शन इज मेटाबॉलिज्म, वो भी सही है, राइट. विद इन द सेल मैंने यहाँ पे इसलिए लिखा है ताकि आपको बता सकूं कि ये हम लाइक ह्यूमन बॉडी के अंदर की बात करें या एनिमल बॉडी के अंदर की बात करें. तो आपको यहाँ पे अब कुछ चीजें वापस से समझनी है. पहली चीज कि आपके बॉडी के अंदर कई सारे केमिकल रिएक्शन होते रहते हैं, और अगर मैं इसको थोड़ा और प्रिसाइसली बोलूं तो आपके सेल के अंदर कई सारे बायोकेमिकल रिएक्शंस होते ही रहते हैं. सो मेनी बायोकेमिकल रिएक्शंस कीप ऑन हैपनिंग विद इन द सेल. सेल के अंदर होते रहेंगे. क्वेश्चन ये है कि ये बायोकेमिकल रिएक्शन कैसे होते हैं, इसके कुछ एग्जांपल हम यहाँ पे देख लेते हैं. आपके सेल के अंदर, अगर मैं बॉडी बोल रहा हूँ तब भी वो सेम ही चीज रहेगी क्योंकि बॉडी के अंदर आपके कई सारे सेल हैं. फॉर एग्जांपल, आपके सेल बनाना चाहता है प्रोटीन, सो आपके बॉडी के अंदर प्रोटीन सिंथेसिस हो रहा है, राइट. आपके बॉडी के अंदर समझो आप बनाना चाहते हो समथिंग लाइक फैट आप क्रिएट करना चाहते हो, फैट का सिंथेसिस आपकी बॉडी कर सकती है, राइट. समझिए आपकी बॉडी कुछ हार्मोन्स बना रही है, समझिए आपकी बॉडी कुछ हार्मोन्स बना रही है. कोई हार्मोन का नाम बता दो ह्यूमन बॉडी में मिलने वाला, एक दो हार्मोन के नाम बता दो, मैं चैट में भी देख रहा हूँ. टेस्टोस्टेरोन. टेस्टोस्टेरोन, वेरी गुड, एक सुनाई दिया. अच्छा, एस्ट्रोजन. राइट, टेस्टोस्टेरोन. देन यू हैव एस्ट्रोजन. थायरॉक्सिन. बहुत बढ़िया, थायरॉक्सिन, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया. ठीक है, राइट. तो ये कुछ एग्जांपल हमने यहाँ पे ले लिया और आपने यहाँ पे एग्जांपल अपने चैट में भी लिखे हुए हैं, ठीक है. हाँ, पैंक्रियास के अंदर कुछ आता है जिसको हम कहते हैं इंसुलिन, राइट. तो इंसुलिन आपको यहाँ पे पैंक्रियास के अंदर से बन के आता है, सो दैट्स आल्सो अ हार्मोन, राइट.
अच्छा, एंटीबॉडीज मालूम है आप लोगों को क्या होती है? अभी कोरोना था, काफी लोगों ने सुना ही होगा एंटीबॉडीज जिनको कुछ बायोकेमिस्ट्री में पता नहीं, वो भी पढ़ते थे एंटीबॉडीज के बारे में। सो एंटीबॉडीज इज समथिंग विच अभी हम इतना जानते हैं कि ये आपके बॉडी को डिफेंड करती है फॉरेन पैथोजन से। ठीक है, एंटीबॉडीज जो आपकी होती है ये आपके बॉडी को डिफेंड करती है, ये आपके इम्यून सिस्टम का पार्ट होता है, राइट? तो आपके बॉडी को डिफेंड करती है फॉरेन पैथोजन से। अब ये जो कुछ भी यहाँ पे बन रहा है, ये सब बनाने के लिए आपको कई सारे रिएक्शन करने पड़ता है। एक सिंपल बात समझो, आपके बॉडी में जो भी बन रहा है या कुछ ब्रेक डाउन किया जा रहा है, सो टू मेक दैट हैपन नंबर ऑफ केमिकल रिएक्शंस हैव बीन हैपनिंग, राइट? तो ये सारे बायोकेमिकल रिएक्शंस आपके बॉडी के अंदर होते रहते हैं, एंड दे आर नथिंग बट बाय मेटाबॉलिज्म, राइट? दे आर नथिंग बट बाय मेटाबॉलिज्म। इसको थोड़ा सा और हम समझते हैं। अभी हम क्या करते हैं, लेट्स सी द नेक्स्ट स्लाइड, नेक्स्ट पेज। लेट्स टेक एग्जांपल। अगर आपके बॉडी के अंदर कोई बड़ी चीज है, उसको अगर हम ब्रेक डाउन करते हैं इनटू अ स्मॉलर पार्ट्स, अगर उसको मैं ब्रेक डाउन करता हूं इनटू द स्मॉलर पार्ट्स, इसको कहा जाएगा कैटाबॉलिज्म, कैटाबॉलिज्म। राइट? इसको कहा जाएगा यस सर, कैटाबॉलिज्म। हाँ जी। अब मैं आपसे एक दो एग्जांपल चाहूंगा कैटाबॉलिज्म के, बट हैंड रेस करके, ये डायरेक्टली उस पर मत बोलो, माइक पे बोलो, हैंड रेस कर दो एंड देन टेल मी। स्क्रीन नहीं आ रही सर, स्क्रीन नहीं दिख रही क्या कशिश आपको? अरे नो अरे व्हाट इज हैपनिंग? अरे एक बार बताओ बेटा, बाकी लोगों को स्क्रीन दिख रही है नहीं दिख रही? Yes, sir. सर, दिख रही है। कशिश, आई वुड रिकमेंड कि एक बार लॉग आउट करके लॉग इन कर लो वापस, दैट वुड फिक्स द प्रॉब्लम। ठीक है? अच्छा, कभी भी ऐसा लगे ना कि मैं कुछ लिख रहा हूँ दिख नहीं रहा, तो बता दिया करो, द वे कशिश ने टोल्ड मी। ठीक है, ऑलराइट। सो कुछ लोगों ने हैंड रेस किया हुआ है। ओके, प्रीति आप बताना चाहेंगे सर क्या होगा? ग्लूकोज। हाँ बोलिए। ग्लूकोज। ग्लूकोज बोल दिया आपने, ठीक है। तेज सिंह आप बताना चाहेंगे? सर, डाइजेशन ऑफ फूड एंड आई एम करेंगे सर। राइट, डायरेक्शन ऑफ फूड, आपने बता दिया। एक और चीज आपने बोली थी ना कुछ? नहीं, वैसे मैं बोला था। ठीक है। सिमरनजीत कौर आप बताइए, आपने भी हैंड रेस किया हुआ है। Sir, synthesis of protein from amino acid. मैं लिखता हूँ यहाँ पे पहले उसे। सर, रिप्रोडक्शन इन माइटोकॉन्ड्रिया। एक सेकेंड। सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन फ्रॉम अमाइनो एसिड, ठीक है। और फिर किसी ने बोला समथिंग अबाउट माइटोकॉन्ड्रिया, व्हाट वाज दैट? एक बार फिर रिपीट करेंगे आप? यस सर। Respiration in mitochondria. रेस्पिरेशन, अच्छा ठीक है। रेस्पिरेशन इन माइटोकॉन्ड्रिया। ओके ठीक है, अभी हम फिलहाल ये 3 लेते हैं, फिर बाद में हम और धीरे धीरे करके देखेंगे। रेस्पिरेशन इन माइटोकॉन्ड्रिया, ये 3 चीजें आप लोगों ने मुझे बताई है। Sir, catabolism in nucleotides. हाँ, तो वो अभी वो एग्जाम्पल ही हम यहाँ पे समझ रहे हैं। ठीक है, अच्छा Yes, sir. सुनो, अब ध्यान से, आराम से सुनो, अब यहाँ पे ध्यान दो। किसी ने बोला डाइजेशन ऑफ फूड, दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ कैटाबॉलिज्म, दैट्स ट्रू। मैं यहाँ पे सी लिख रहा हूँ, ठीक है। सो दैट इज द एग्जाम्पल ऑफ माई कैटाबॉलिज्म, क्योंकि यहाँ पे एक लार्जर मॉलिक्यूल को स्मॉलर मॉलिक्यूल में ब्रेक डाउन किया जा रहा है। अगर आप चावल कंज्यूम कर रहे हो, अगर आप राइस खा रहे हो, तो आप बेसिकली खा रहे हो स्टार्च इज अ कार्बोहाइड्रेट। ठीक है, याद रखना, जो आपका स्टार्च होता है, राइट, वो आपका प्लांट का कार्बोहाइड्रेट होता है। हाँ वही मैं कह रहा हूँ, स्टार्च इज गोइंग टू बी योर कार्बोहाइड्रेट। ठीक है, अब क्या होता है कि आपके पेट में ही जाएगा, फिर आपकी एंजाइम्स से ब्रेक डाउन करेंगे, एंड जब कार्बोहाइड्रेट या स्टार्च को जब हम ब्रेक डाउन करेंगे, तो आपको क्या मिलेगा? यहाँ पे आपको मिलेगा ग्लूकोज। एक नहीं, बहुत सारे ग्लूकोज के मॉलिक्यूल आपको मिल जाएंगे, और वही ग्लूकोज के मॉलिक्यूल आपका ब्रेन कंज्यूम करता है, एंड देन आप फिर यहाँ पे आके मेरे से बात कर पाते हो। ठीक है, सो द थिंग इज, जब आप स्टार्च को ब्रेक डाउन करो, यू आर गेटिंग द ग्लूकोज। दिस इज ऑल्सो द एग्जाम्पल ऑफ योर कैटाबॉलिज्म, क्योंकि स्टार्च ब्रेक डाउन हो रहा है और आपको यहाँ पे ग्लूकोज मिल रहा है इन द सिंपलर फॉर्म। सो लार्जर से सिंपलर फॉर्म बना। ठीक है, यहां तक 2 एग्जाम्पल क्लियर है। तीसरा देखते हैं यहाँ पे, सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन फ्रॉम अमाइनो एसिड। यहाँ पे क्या हो रहा है बेटा, आप अमाइनो एसिड जो आपके होते हैं, समझिए आपके अमाइनो एसिड है, आपके सेल के अंदर ऐसे 15-20 अमाइनो एसिड पड़े हुए हैं। आपका सेल इनको पकड़ता है और इनको जोड़ देता है, और इनको वो जोड़ देगा।
तो ये बन गया आपका प्रोटीन, ये आपका बन गया यहाँ पे प्रोटीन। अब मुझे ये बताओ इस प्रोसेस के अंदर क्या आपने ब्रेक किया या बिल्ड किया? ब्रेक कर रहे हो यहाँ पे? एनाबॉलिज्म का एग्जांपल हुआ। राइट, ये हमने यहाँ पे बिल्ड किया यहाँ पे इसे, इसलिए ये जो बनेगा मेरा, ये मेरा एनाबॉलिज्म का एग्जांपल बनेगा। ठीक है, तो दिस इज गोइंग टू बी एग्जांपल ऑफ माय एनाबॉलिज्म। इसको हम वापस से देखेंगे, घबराना नहीं है, अगर मिस हो गया एनाबॉलिज्म वापस से समझाऊंगा मैं। तो कैटाबॉलिज्म यहाँ पे समझना है पहले सबको कि लार्ज यूनिट को आप जब ब्रेक डाउन करते हो इनटू स्मॉल यूनिट, दैट इज गोइंग टू बी योर कैटाबॉलिज्म। बोलिए सर, ग्लूकोज वाला प्रोसेस एक बार फिर से रिपीट कर दोगे? हाँ जी, तो ग्लूकोज में हो क्या रहा है ना, मैं नया पेज यूज करता हूँ, मैं नया पेज यूज करेंगे हम लोग यहाँ पे। इसके पीछे हम देखते हैं, नहीं यहाँ जगह नहीं, यहाँ जगह, यहाँ यूज करते हैं। ठीक है, हो गया, कोई बात नहीं। ठीक है, सो देखो होता क्या है ना, ग्लूकोज वाले प्रोसेस में मैंने क्या बोला आपको कि जब आप कुछ कंज्यूम करते हो, जब आप लाइक राइस खा रहे हो या इवन अगर आप रोटी खा रहे हो, तो उसमें स्टार्च होता है। इंडिया में जो हम कंज्यूम करते हैं उसमें बहुत स्टार्च होता है बेसिकली। सो जब हम स्टार्च कंज्यूम करते हैं तो स्टार्च इज बेसिकली कार्बोहाइड्रेट। ठीक है, स्टार्च होता क्या मैं आपको बताता हूँ। स्टार्च कुछ नहीं है, कई सारे ग्लूकोज मॉलिक्यूल एक दूसरे से अटैच हैं। मैनी ग्लूकोज मॉलिक्यूल आर अटैच टू ईच अदर इन अ सर्टेन वे, एक तरीके से अटैच है वो, एंड दैट स्ट्रक्चर, दैट कलेक्टिव स्ट्रक्चर कैन बी कॉल्ड एज माय स्टार्च। और ये पता है स्टार्च कहाँ मिलता है? ये एनिमल बॉडी में नहीं मिलता, ये मिलता है प्लांट्स में। वेरी गुड, बहुत बढ़िया, जिसने भी आंसर किया बिल्कुल सही है। यू फाइंड देम इन अ प्लांट, राइट। और सर स्टार्च एक पॉलीमर है ना? राइट, इट्स अ पॉलीमर। सो पॉलीमर होता क्या है, जब स्मॉल स्मॉल मॉलिक्यूल्स को आप जोड़ देते हो एक कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल बनता है, तो उसे हम बोलते हैं पॉलीमर। ठीक है, जो आप आगे जाके वापस से पढ़ोगे। अभी आपको क्या समझना है कि ये जो स्टार्च था आपके पेट में गया और आपके एंजाइम्स इस पे काम करेंगे, दे विल स्टार्ट एक्टिंग ऑन द स्टार्च, उसको ब्रेक डाउन करने चालू करेंगे। तो अगर मैं इसको ब्रेक डाउन करता हूं तो क्या होगा, मेरा ग्लूकोज रिलीज हो जाएगा। ग्लूकोज मिला यहाँ पे रिलीज होगा, सब ग्लूकोज मॉलिक्यूल मेरे ब्लड में आ जाएंगे, और ब्लड में आने के बाद आपकी बॉडी उसे कंज्यूम करना चालू करेगी। ठीक है, सो दिस बिकम्स माय कैटाबॉलिज्म, ये बनता है मेरा कैटाबॉलिज्म। सो क्या आपको पता चला कैटाबॉलिज्म का स्टार्च वाला एग्जांपल? जिनको क्वेश्चन खुशी खुशी हाँ बोलो, ठीक है ऐसा लग रहा है। ठीक है, सो यस, दैट इज गोइंग टू बी योर राइट, दैट्स हाउ योर ग्लूकोज आर बीन फॉर्म्ड, राइट, एंड देन यू कैन यूज देम, आपकी बॉडी उन्हें यूज कर लेगी। ठीक है, अच्छा एक और चीज मैं यहाँ पे बताना चाहूंगा। इवन जब ग्लूकोज को आप ब्रेक डाउन करते हो, देखो आपके ब्रेन सेल्स क्या करेंगे ना, ब्रेन सेल्स ग्लूकोज को भी ब्रेक डाउन करेंगे, दे विल ब्रेक देम डाउन एंड यू विल गेट एनर्जी, एटीपी एंड थोड़ा H2 भी निकल जाता है, तो ये आपको मिलता है जब आप ग्लूकोज को ब्रेक डाउन करते हो। तो अगर मैं ग्लूकोज को ब्रेक डाउन कर रहा हूं तो क्या ये कैटाबॉलिज्म होगा या एनाबॉलिज्म? बता दो जोर से सब लोग, बिना कोई। इट इज गोइंग टू बी कैटाबॉलिज्म, इज गोइंग टू बी कैटाबॉलिज्म हमेशा। जब भी आप कुछ ब्रेक डाउन कर रहे हो ना बेटा, इट इज गोइंग टू बी कैटाबॉलिज्म। ठीक है, ऑलराइट, अब मैं यहाँ पे एग्जाम ये स्टेटमेंट पढ़ने के लिए, कैटाबॉलिज्म मींस ब्रेकडाउन और डिस्ट्रक्शन। राइट, ब्रेकडाउन और डिस्ट्रक्शन ऑफ लार्जर मॉलिक्यूल इनटू स्मॉलर और सिंपलर मॉलिक्यूल, breakdown of larger molecule into simpler molecule and or smaller molecule is going to be called as your catabolism. ठीक है, राइट। अब हम एक काम करते हैं, हम यहाँ पे थोड़ा सा पेज ढूंढते हैं, यहाँ पे कहीं है क्या, यहाँ पे मैं यूज करता हूँ थोड़ा स्पेस। अच्छा, अब मैं यहाँ पे एक चीज लिखूंगा, आपको बताना है कि वो एनाबॉलिज्म या कैटाबॉलिज्म है, राइट। अच्छा, उसके पहले मैं बता देता हूँ, एनाबॉलिज्म इज अ बिल्डिंग प्रोसेस। एनाबॉलिज्म is going to be a building process, यहाँ पे आप ब्रेक नहीं कर रहे, यहाँ पे आप बिल्ड कर रहे हो। So this is going to be your building process। एग्जाम्पल दे सकते हो आप लोग? अच्छा नहीं रुको, हैंड रेस करके एग्जाम्पल लूंगा मैं, हैंड रेस करके एग्जाम्पल लूंगा। तो हाँ, हैंड रेस करिए फिर मैं बताना। ठीक है, मुझे बताइए महक, आप बताइए क्या एग्जाम्पल आपके जहन में? महक ने हैंड रेस किया था, ओके कोई बात नहीं। प्रीति, कैन यू टेल मी? बेटा आवाज आ रही है आपको मेरी? आपका हैंड रेज, दैट्स व्हाई आई एम आस्किंग यू। नो सर, फोटोसिंथेसिस। अच्छा, पुराना वाला है। आरुषि, अच्छा आरुषि हैज रेज्ड द हैंड आई गेस। आवाज नहीं आ रही। आवाज नहीं आ रही?
अब आपको आवाज आ रही है मेरी क्लास? Yes, sir. Yes, sir. अब आई। Photosynthesis. The photosynthesis. Photosynthesis. ठीक है, राइट, वेरी गुड, फोटोसिंथेसिस, क्योंकि यहाँ पे आप सब कुछ सनलाइट, वाटर एंड CO2 यूज करके आप बना रहे हो अपना शुगर मॉलिक्यूल, राइट, दैट्स योर स्टार्च, राइट। एनीथिंग एल्स एग्जांपल? Synthesis of proteins from amino acids. बिल्कुल, Synthesis in fats, fatty acid and glycerol. हाँ वो बता दिया था। और कुछ नया इंटरेस्टिंग बताओ बेटा, कुछ इंटरेस्टिंग बताओ, नया बताओ कुछ। सर मैं चैट बॉक्स में लिखती हूँ। Gluconeogenesis. अरे चैट बॉक्स में लिख रही है लड़की, देखो, ठीक है। सर और ऐसे कोई? आवाज नहीं आ रही। अच्छा अच्छा, ठीक है, सिंथेसिस ऑफ स्टार्च लिख दिया किसी ने, सही आंसर है एसिमिलेशन। एसिमिलेशन नॉट रियली, बट ठीक है। एनीथिंग एल्स? So when the liver and kidneys produce glucose from non-carbohydrate sources? Liver when produce glucose from liver when produce glycogen from glucose, हाँ वो आपका आंसर बनेगा। जब आपके बॉडी के अंदर, देखो एक चीज याद रखना, सब लोग ध्यान दो यहाँ पे और मेरी बात सुनो। प्लांट के अंदर होता है स्टार्च, ठीक है, ग्लूकोज का जो सबसे बढ़िया स्टोरेज होता है प्लांट के अंदर वो रहेगा आपका स्टार्च, राइट, वो आपका बनता है वाया फोटोसिंथेसिस, वो है आपका एनाबॉलिज्म का एग्जांपल। ये आपने सुन लिया। एक और चीज सुन लो यहाँ पे, ह्यूमंस के अंदर, मतलब हमारे अंदर भी ग्लूकोज का स्टोरेज होता है, ह्यूमंस के अंदर भी ग्लूकोज का स्टोरेज होता है और उसे हम बोलते हैं यहाँ पे ग्लाइकोजन। ग्लाइकोजन सेम जैसे प्लांट का स्टार्च होता है ना, ग्लूकोज इकट्ठा करके, वैसे ही ह्यूमंस के अंदर ग्लाइकोजन होता है जो बना हुआ होता है आपका ग्लूकोज से। तो जब ग्लाइकोजन को ब्रेक डाउन करेंगे ना हम लोग, तो हमारे ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स रिलीज हो जाएंगे, ये रिलीज हो जाएंगे। सो दैट ब्रेकिंग प्रोसेस इज गोइंग टू बी व्हाट? ब्रेकिंग प्रोसेस क्या होगा यहाँ पे क्लास? Catabolism. राइट। और अगर मैं ग्लूकोज यूज करके ग्लाइकोजन बना रहा हूँ तो क्या होगा? एनाबॉलिज्म। अब सब लोग बता दो कि क्या आपको एनाबॉलिज्म कैटाबॉलिज्म यहाँ पे क्लियर है? यस सर। बहुत बढ़िया। Stage has written something about gluconeogenesis. बेटा gluconeogenesis, right? That's a true process of my anabolism. लेकिन वो भी हम डिस्कस नहीं करेंगे. It will be slightly confusing right now. ठीक है? सर रेस्पिरेशन भी कैटाबॉलिज्म का एक एग्जांपल है। Yes, respiration भी आपका कैटाबॉलिज्म का एग्जांपल है, क्योंकि ग्लूकोज को लेके आप ब्रेक डाउन कर रहे हो और एंड में आप ATP बना रहे हो. So that is also example of my catabolism. Now the thing is, ये दोनों ही रिएक्शन आपके बॉडी में होते रहते हैं हमेशा, right? And they're important. ये इंपॉर्टेंट है आपके वेलबींग के लिए, राइट? तो दैट इज समथिंग यू हैव टू नो, ये वेलबींग के लिए बहुत ज्यादा यहाँ पे जरूरी है। ओके, नाउ वी हैव टू सी सम स्टेटमेंट्स। यहाँ पे हम कुछ स्टेटमेंट यहाँ पे देखते हैं। पहली स्टेटमेंट यहाँ पे क्या है? मेटाबॉलिज्म इज अ डिफाइनिंग फीचर ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म विदाउट एक्सेप्शन। तो ये बिना एक्सेप्शन की ये आपका डिफाइनिंग फीचर में आ जाएगा, याद रखना ये चीज। दिस इज वन ऑफ द डिफाइनिंग फीचर विदाउट एनी एक्सेप्शन। तो ये चीज आपको याद रखनी है, दैट इज वन थिंग यू हैव टू नो। Metabolism is a defining feature of all living organisms without any exception. That's one thing. Second thing आपको यहाँ पे समझनी है, what do you mean by in vitro? कोई ट्राई करेगा in vitro का मतलब क्या होता है? बिना नेट यूज किया, बताओ in vitro का मतलब क्या होता है? Anyone? No one? ठीक है, मैं बताता हूँ in vitro का मतलब क्या होता है। ये in vitro टर्म आपके फ्यूचर में बार बार आपके सामने आएगा, अभी भी आएगा, 12th में भी आएगा। इन विट्रो का मतलब कोई भी चीज बॉडी के बाहर करना या लिविंग ऑर्गेनिज्म के बाहर करना, मतलब लैब में करना, टेस्ट ट्यूब में करना, पेट्री डिश में करना, ठीक है? दैट ऑल कैन बी कंसिडर्ड एज अ इन विट्रो। टेस्ट ट्यूब तो देखी होगी सब लोगों ने, लैब जाना होता है नहीं होता स्कूल के अंदर? यस सर। आपको टेस्ट ट्यूब मिलेगी ना, टेस्ट ट्यूब में आप केमिकल रिएक्शन कर सकते हो, बिल्कुल कर सकते हो, ये तो आप जानते हो कि टेस्ट ट्यूब के अंदर आप केमिकल रिएक्शन कर सकते हो। और अगर कोई केमिकल रिएक्शन टेस्ट ट्यूब में हो रहा है तो उसे हम इन विट्रो कहते हैं। वी से दैट दिस इज अ इन विट्रो रिएक्शन, राइट? हाँ जी, बोलिए बोलिए। टेस्ट ट्यूब बेबी। हाँ राइट, टेस्ट ट्यूब बेबी इज समथिंग, या इट इज अ इन विट्रो प्रोसेस, राइट? अगर आप बॉडी के बाहर सेल्स भी अगर ग्रो कर रहे हो ना, अगर आप कुछ सेल्स को निकाल के उन्हें ग्रो कर रहे हो, तब भी उन्हें हम कहते हैं कि इन विट्रो कल्चर,
कि आपने सेल का कल्चर किया, लेकिन कहा क्या, इन विट्रो, बिकॉज आपने लैब में किया, मतलब आपने बॉडी के बाहर किया। तो ये चीज आपको समझनी है, इन विट्रो मतलब बॉडी के बाहर हो रहा है जो भी चीज हो रही है, आपकी बॉडी के अंदर या सेल के अंदर हो रही है, इट इज हैपनिंग बॉडी के बाहर। और अपने दिमाग में बिठा रहो बॉडी के बाहर मतलब लैब में हो रहा है। सिंपल सी बात है, लैब में ही होगा, कोई ऐसे किचन में या वॉशरूम में तो होगा नहीं। सो इन विट्रो मतलब बॉडी के बाहर, एंड इट इज हैपनिंग इन द लैब, राइट। इन द लैब व्हिच कैन बी टेस्ट ट्यूब और अ पेट्री डिश। ठीक है, अब ये स्टेटमेंट पढ़ते हैं हम लोग। आइसोलेटेड मेटाबॉलिक रिएक्शन इन विट्रो आर नॉट लिविंग। तो इन्होंने ये बोल दिया कि जो मेटाबॉलिक रिएक्शन हो रहा है ना टेस्ट ट्यूब के अंदर, वो लिविंग नहीं होता है, राइट। बट श्योरली लिविंग रिएक्शंस, राइट, दे आर नॉट लिविंग थिंग्स, दे आर नॉट लिविंग थिंग्स, बट श्योरली दे आर गोइंग टू बी लिविंग रिएक्शंस, राइट। वो लिविंग थिंग्स नहीं है, बट हाँ वो एक लिविंग रिएक्शन है, बट दे आर नॉट लिविंग थिंग्स। तो इसलिए आपको याद रखना है कि आपका जो मेटाबॉलिज्म जो आपका यहाँ पे है, इट इज गोइंग टू बी अ डिफाइनिंग फीचर ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म विदाउट एनी एक्सेप्शन। हर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म हो, चाहे वो स्टेराइल हो या ना हो, मेटाबॉलिज्म तो उसके अंदर होगा ही। कोई भी उठा लो आप, चाहे आप सिंगल सेल्ड प्रोकैरियोट आप उठाओ या आप कोई वेल उठाओ, हर किसी के अंदर मेटाबॉलिज्म आपको देखने के लिए मिलेगा। यहाँ पे तक आपको समझ आ रहा है? ये वाली पार्ट आपको समझ आ रही है यहाँ पे? Yes, sir. परेशानी नहीं है तक? Yes, sir. ठीक है, Yes, sir. क्वेश्चन हो तब भी आप पूछ सकते हो। मुझे यहाँ पे एक क्वेश्चन दिख रहा है, so there is a full form, एक सेकंड बेटा, एक सेकंड, can't read this of IVF, in vitro fertilization, right, ठीक है। या सो इन विट्रो फर्टिलाइजेशन का मतलब क्या होता है कि आप मेल गैमेट लाते हो, फीमेल गैमेट लाते हो, उनको फ्यूज करा रहे हो आपके टेस्ट ट्यूब के अंदर, राइट, या पेट्री डिश के अंदर। सो उसे हम कहते हैं इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। जो बॉडी में होना चाहिए था वो बाहर हो रहा है, लैब में हो रहा है, ठीक है। ऑलराइट, चलिए आगे बढ़ते हैं, ठीक है, फटाफट आगे बढ़ते हैं। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड। So I hope metabolism is very much clear to you. This is something you have to know. याद रखना, sum of total chemical reaction is known as my metabolism. ठीक है। Now let's move on to the next thing, which is going to be a consciousness. Consciousness चालू करने के पहले मैं आपसे पूछना चाहूंगा, पोंग डैम कहाँ पे आया? कौन से डिस्ट्रिक्ट में आया पोंग डैम? मंडी। मंडी में या कांगड़ा में? तो मंडी। ठीक है, काफी कम लोग को मालूम है पोंग डैम के बारे में। पोंग डैम हिमाचल में, सबसे पहले बता देता हूँ, पोंग डैम हिमाचल Yes, के अंदर sir. ही Yes, है, sir. आपके लोकेशन में ही है। और काफी बढ़िया जगह है। अगर हो सके तो विंटर में कभी जाना, अगर हो सके तो गो अलोंग विद योर पेरेंट्स टू पोंग डैम। पोंग डैम में आपको काफी ज्यादा, कांगड़ा में है शायद। हाँ, as far as I know also it's in Kangra only, but someone was very sure about Mandi thing, that's why. नहीं, उना साइड तो नहीं है बेटा, इतना तो मैं जानता हूँ, उना साइड तो नहीं है। कांगड़ा में Because है। what happens ना, अगर आप even if you go to this some of the high mountains पे जाते हो तो वहां से भी आपको दिख जाता है, मतलब even from certain places of धर्मशाला to get to see Pong Dam. That's what I've heard. ठीक है, so चलो, the main thing is let's go back to the topic. Pong Dam की हम यहाँ पे बात क्यों कर रहे हैं? अगर आप कभी वहां पे जाते हो, seems like Yes, काफी sir. बच्चे नहीं गए, बट अगर आप कभी वहां पे जाते हो, वहां पे आपको कई सारे बर्ड्स मिलते हैं, और ये कोई नॉर्मल बर्ड्स नहीं होते, दे आर गोइंग टू बी माइग्रेटरी बर्ड्स। कोई गया है क्या पोंग डैम कभी सर्दियों के Yes, मौसम में? sir. Yes, sir. राइट, तो यू विल गेट टू सी अ लार्ज नंबर ऑफ माइग्रेटरी बर्ड्स ओवर देयर। ठीक है, अब यहाँ पे कुछ पिक्चर्स मैंने यहाँ पे लगा के रखी हुई है। मैं एक पिक्चर तुम्हें समझाऊंगा, बाकी दो पिक्चर आप लोग मुझे समझाओ। मैं समझा रहा हूँ टॉर्टोइज वाली, क्योंकि मुझे टॉर्टोइज अच्छे लगते हैं। टॉर्टोइज के साथ यहाँ पे है क्या, ये जो टॉर्टोइज है ये एक डेजर्ट टॉर्टोइज है। दिस इज गोइंग टू बी योर डेजर्ट टॉर्टोइज। ये क्या कर रहा है, बिकॉज ये देख सकता है कि काफी गर्मी हो चुकी है उस एरिया के अंदर, इट इज गेटिंग इनटू अ बरो। ये बरो के अंदर जा रहा है कि उसे गर्मी से बचना है, राइट। दैट इज समथिंग दैट टॉर्टोइज इज डूइंग। तो मैं कह सकता हूं कि रिस्पॉन्ड कर रहा है टू द एनवायरमेंटल कंडीशंस। सही बात है, आई कैन से Yes, sir. that my tortoise is Yes. responding to environmental condition. Yes, sir. ठीक है, so मैं यहाँ पे Yes, sir. consciousness, one of the meaning of consciousness is going to be to respond to environment। ये वो कर रहा है।
दैट ऑल्सो मीन्स कॉन्शियसनेस की डेफिनेशन में एक और चीज आ सकती है, दैट यू आर गोइंग टू बी अवेयर अबाउट द सराउंडिंग, यू आर ऑलवेज गोइंग टू बी अवेयर अबाउट द सराउंडिंग, ये भी मैं कह सकता हूँ। मैंने मम्मी बोल मैं हूँ क्या है हाँ जी बोलो, मेरे से बात कर रहे हो या फैमिली में बात हो रही है? हाँ जी ठीक है। सो यू आर गोइंग टू बी अवेयर अबाउट द सराउंडिंग, राइट। द एनिमल, यू आर गोइंग टू रिस्पॉन्ड टू द एनवायरमेंटल स्टिमुलस, या एनवायरमेंट को आप देखे रिस्पॉन्ड दोगे, सही रिस्पॉन्स दोगे। आप मुझे ये बर्ड की स्टोरी बता दो, ये बर्ड की क्या स्टोरी हो सकती है? ठीक है, माइग्रेशन। माइग्रेशन जिसने बोला बिल्कुल सही आंसर है, माइग्रेशन इज अ स्टोरी ऑफ द बर्ड। ये बताओ माइग्रेशन का कॉन्शियसनेस के साथ क्या रिलेशन आप यहाँ पे लगा रहे हो? दिमाग दौड़ाओ थोड़ा और सोचो, एक 2 सेकंड 4 सेकंड लो, 10 सेकंड लो, एंड टेल मी क्या मतलब, हाउ डू बर्ड माइग्रेट, मतलब क्या सोच के माइग्रेट करते हैं? टेम्परेचर डिफरेंस। आई राइट इट डाउन, जो भी आप बताओगे, जो भी हर कोई पॉइंट रहेगा मैं लिखूंगा। बेटा आपका नाम क्या है? रिया। रिया हैव टोल्ड मी टेम्परेचर डिफरेंस। एनीथिंग एल्स? किसी और का कोई और स्कूल ऑफ थॉट कि क्या रीजन हो सकता है इससे? एनवायरमेंटल कंडीशन। ठीक है, ये भी मैं लिख देता हूँ। So in the search of food or shelter. ओके, सर्च ऑफ फूड एंड शेल्टर। और कुछ किसी को ऐड करना है? सर वो ठंड से बचने के लिए दूसरी जगह पे जाते हैं। राइट ठीक है। क्लाइमेट कंडीशन, So temperature. एस्केप विंटर, जिन्होंने एस्केप विंटर टेम्परेचर बोला है। हार्श कंडीशन, क्लाइमेट कंडीशंस, ठीक है। क्लाइमेट कंडीशंस ठीक है। हमारे पास काफी सारे। ब्रीडिंग अच्छा है, टर्म अच्छा है, लेकिन इट्स नॉट ट्रू, बट मैं यहाँ पे लिखूंगा। आई टेल यू व्हाई इट्स नॉट ब्रीडिंग, मैं समझाता हूँ तुम्हें वो व्हाई नॉट ब्रीडिंग, ठीक है, बाद में। अच्छा, माइग्रेशन इसलिए किया जाता है बिकॉज फर्स्ट ऑफ ऑल आपको हार्श कंडीशन को अवॉइड करना है। यूरोपियन कंट्रीज में जो ठंड होती है वो बहुत हार्श होती है, अपने जैसा नहीं। वहां पे होता है -20 -30, वहां पे नॉर्मल होता है, राइट। और उस टेम्परेचर के अंदर से वहां से निकल के वो बर्ड्स साउथ ईस्ट एशिया आते हैं, मतलब इंडिया और इंडिया के आसपास वाले कंट्री में आते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे कंपैरेटिवली टेम्परेचर ठीक होता है, ठीक मतलब थोड़ा ज्यादा रहता है, राइट। तो इसलिए यू विल बी फाइंडिंग कि वहां से आपके बर्ड्स ट्रेवल करके आपके इंडिया आ रहे हैं, यहाँ पे रुक रहे, बिकॉज टेम्परेचर यहाँ पे काफी स्टेबल है, काफी बेटर है। पहली चीज तो पहली चीज टू एस्केप हार्श कंडीशंस या एस्केप विंटर्स, एक इसका यहाँ पे रीजन होता है, दैट्स वन थिंग, राइट। तो मैं कह सकता हूँ क्लाइमेटिक कंडीशन उन्हें फोर्स करती है ये करने के लिए, राइट। सेकेंड चीज, खाने के लिए भी वहां पे कुछ मिलता नहीं इतने हार्श कंडीशन में। इतने हार्श कंडीशन में आप यू डोंट गेट टू सी मच फूड ओवर देयर, सो फूड और शेल्टर भी उनका एक रीजन होता है यहाँ पे, राइट, जिसकी वजह से वो लोग ट्रैवल करके यहाँ तक आते हैं। ओके, अब ये आपने देख लिया कि वो ट्रैवल क्यों करते, ये आपने यहाँ पे समझ लिया, दैट व्हाई दिस बर्ड्स आर गोइंग टू ट्रैवल एंड गोइंग टू कम ओवर, ये आपने समझ लिया। अब समझो कि ये करते कैसे, मतलब हाउ डू दे गेट टू नो। अब समझो अगर मुझे आज हिमाचल जाना है तो मैं क्या करूंगा, मैं कैलेंडर देखूंगा, मैं देखूंगा कि मार्च महीना कब आ रहा है, एंड देन आई गो टू हिमाचल। बर्ड्स कैसे करते होंगे? बर्ड्स करते हैं यूजिंग द डे लेंथ। ये लोग डे लेंथ को यूज करते हैं। डे लेंथ मतलब समझा देता हूं मैं यहाँ पे, इसका मतलब क्या होता है। डे लेंथ मीन्स आप ये बात तो जानते हो कि जैसे ठंड आने लगती है आपका डे लेंथ थोड़ा कम हो जाता है, रात का टाइम यस सर, है ना। यही चीज वहां पे भी होती है इन द यूरोपियन कंट्रीज के अंदर, और ये चीज को जज करते हैं आपके बर्ड्स, सो दे आर एबल टू रिस्पॉन्ड टू द चेंज इन द डे लेंथ। जैसे आपका डे लेंथ चेंज होता है द बर्ड्स आर एबल टू नो दैट, और वो डिसाइड करते हैं कि चलो टाइम आ गया, और अक्टूबर के महीने में वो लोग वहां से निकल जाते हैं, एंड दे ट्रैवल ओवर हियर, दे रीच ओवर हियर एंड दे स्पेंड पूरा विंटर्स यहाँ पे। अब वो लोग कैसे, क्या, अब देखो वो यहाँ पे आ जाते हो, यहाँ पे वो फरवरी तक रुकते हैं। अब फरवरी के बाद वो वापस चले जाते हैं जहां से वो आए थे। कैसे पता चलता होगा कि उन्हें वापस जाना है? सर दिन बड़े हो जाते हैं तो उन्हें पता लग जाता है। बिल्कुल सही है। कौन बेटा, आपका नाम क्या है? सर दिव्यांशी। भी आप बिल्कुल सही है, दिन बड़े हो जाते हैं, उनको आइडिया लग जाता है कि यार अब वापस जाना है, एंड दे विल गो बैक टू द सेम प्लेस ओवर देयर। सो दैट इज समथिंग यू हैव टू नो कि दिस बर्ड्स अंडरटेक माइग्रेशन एंड दे आर एबल टू डू दैट। ये लोग वो कर पा रहे हैं बिकॉज दे आर कॉन्शियस अबाउट देयर एनवायरमेंट। दे कैन टेक द
रिस्पॉन्स फ्रॉम द एनवायरमेंट, और उसके लिए वो लोग लाइक दे कैन टेक द स्टिमुलस फ्रॉम द एनवायरमेंट एंड दे कैन रिस्पॉन्ड टू दैट स्टिमुलस। तो ये चीज आपके यहाँ पे बर्ड्स करते हैं। तो ये माइग्रेशन वाला पार्ट हमेशा याद रखना, ये माइग्रेशन वाला पार्ट फ्यूचर में भी आएगा कभी ना कभी, इसलिए ये वाला पार्ट याद रखना, ठीक है, राइट। अच्छा, किसी ने ब्रीडिंग बुलाता, मैं बताता हूँ कि ब्रीडिंग क्यों नहीं होती। लेट मी टेल यू कि ब्रीडिंग वो लोग क्यों नहीं करते हैं। होता क्या है ना, बर्ड्स एक पर्टिकुलर सीजन पे ही उनके रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स ग्रो करते हैं। लेट मी ट्राई टू एक्सप्लेन दिस अगेन। बर्ड्स में क्या होता है, जैसे ह्यूमंस में मेल्स में टेस्टिस होती है, बर्ड्स में भी दे विल हैव टेस्टिस, बट जो ऑर्गन है इट इज रिग्रेस, इट इज इनएक्टिव। सिंपल टर्म्स में बोलूंगा, वो इनएक्टिव रहता है जब ब्रीडिंग सीजन नहीं होता। तो हर एक बर्ड का एक सीजन होता है जब वो उसका गोनैड्स होते हैं वो तब एक्टिव होते हैं। तो विंटर टाइम पे वो एक्टिव नहीं होते हैं। तो अगर वो बर्ड्स यहाँ पे आते हैं, मेल फीमेल मिलते हैं, मेल फीमेल होते हैं बड़े बड़े झुंड के अंदर, तब भी वो लोग मेटिंग नहीं करते, तब भी वो लोग अपना नेस्टिंग नहीं करते, बिकॉज वो टाइम पे उनके जो ऑर्गन्स होते हैं, उनके जो गोनैड्स होते हैं, दे आर इनएक्टिव। दे ओनली बिकम एक्टिव इन अ सर्टेन टाइम ड्यूरेशन, इन अ सर्टेन टाइम ऑफ द ईयर, और वो तब आता है जब वो वहां पे होते हैं। तो आपको मिलेंगे बहुत सारे बर्ड्स यहाँ पे, आप 4-5 को आप पकड़ भी लो यहाँ पे, आप पकड़ के यहाँ पे रख भी लो, तब भी यू डोंट फाइंड देम ब्रीडिंग ओवर हियर, ठीक है। पता चले आपको ये बात? हाँ जी, क्वेश्चन तो पूछिए, या किसका क्वेश्चन तो बताइए। climate condition when the situation is not suitable for them, maybe improvement, all right, I have some answers, all right, ठीक है, okay, that's one thing। सनफ्लावर वाली स्टोरी तो आई थिंक सिंपल ही है, तो मैं ही बता देता हूँ फटाफट। सनफ्लावर में यहाँ पे क्या हो रहा है, सनफ्लावर इज गिविंग रिस्पॉन्स टू द सनलाइट, इट विल शो द मूवमेंट टुवर्ड्स द सनलाइट, राइट। उसी तरीके से आपके कई सारे जो प्लांट्स होते हैं ना बेटा, प्लांट्स ऑल्सो गिव रिस्पॉन्स टू द एक्सटर्नल एनवायरमेंट। टेम्परेचर बढ़ गया, आपका वाटर लॉस बढ़ जाएगा वाया ट्रांसपिरेशन, ठीक है। सो प्लांट्स ऑल्सो रिस्पॉन्ड टू द एनवायरमेंट, सो इसलिए प्लांट्स भी कॉन्शियस होते हैं, ठीक है। याद रखना ये बात। ये 3 एग्जाम्पल ने यहाँ पे यूज किए। क्या 2 एग्जाम्पल आप मुझे अपने एंड से बता सकते हो? हैंड रेस करके खुद से बना के कोई एग्जाम्पल आप बना सकते हो, लेकिन ह्यूमन इन्वॉल्व मत करना उसके अंदर। बना सकते हो आप लोग? एनीवन विद द एग्जाम्पल? यू रेजिंग योर हैंड क्या? ऑलराइट, प्रीति ठाकुर आप बता सकते हो? Okay, I think, okay, wait. अच्छा, I'll just lower all the hands. ठीक है? Now tell me if you have an example. Now please raise your hand and tell me if you have an example of consciousness जो आपने animals में देखा होगा, then क्या example आपके? Okay, सिल्की शर्मा बताइए, what example you have? Both plants and animals can photo periods. आपकी आवाज कट रही थी बेटा, आपकी। एक बार फिर आप रिपीट करेंगे? So both plants and animals हाँ, आगे। can since photo periods for their breeding through plants do not have sense organs. ठीक है, फोटो पीरियड मतलब दे कैन रिस्पॉन्स टू लाइट, एंड ठीक है, दे कैन गिव रिस्पॉन्स टू लाइट। एनीवन एल्स विद एग्जांपल? कोई एग्जांपल खुद से बना लो। Sir, me was a plant. Peace fold when we touched. राइट, टच मी नॉट प्लांट, Yes. मी नॉट प्लांट एक बढ़िया एग्जांपल है। और कुछ एग्जांपल? इवन एनिमल्स कभी किसी प्रेडेटरी एनिमल्स को देखते तो भाग जाते हैं, जैसे, और या दूर हो जाते हैं। फॉर एग्जांपल अगर कभी देखोगे आप, तो अगर मंकी विल मूव अवे और विल स्टार्ट कॉलिंग या चिल्लाना चालू करेगा अगर वो लोग कभी स्नेक को देखते हैं। तो कभी स्नेक को देखते या कभी कोई बड़े एनिमल को देखते, टाइगर को, देन दे विल स्टार्ट मूविंग। सो दैट आल्सो इज गोइंग टू बी कॉन्शियसनेस, यू आर कॉन्शियस अबाउट योर एनवायरनमेंट, ठीक है। ये अर्थवॉर्म का क्या हो सकता है? एनीवन विद द अर्थवॉर्म स्टोरी, एनीवन कैन टेल मी कि अर्थवॉर्म का कॉन्शियसनेस से क्या आपका एक एग्जांपल बन सकता है? क्योंकि उन्हें जमीन पर गर्मी लगती है और इसलिए वो मिट्टी के अंदर चले जाते हैं। दैट्स ट्रू, बिल्कुल सही। इसका एक और एग्जांपल, वो आपका एग्जांपल बिल्कुल सही है। और एक और हो सकता है कि इनको सनलाइट ज्यादा पसंद नहीं, तो ज्यादा करके ये लोग कीचड़ वाले एरिया में रहते हैं, राइट। सो अगेन दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ योर कॉन्शियसनेस जो हर कोई शो करता है। सो प्लीज नो दिस थिंग वेरी क्लियरली दैट कॉन्शियसनेस इज यूनिवर्सल, और ये हर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म में आपको देखने के लिए मिल जाएगी।
एक चीज मैं यहाँ पे ऐड करना चाहूंगा। ऐड करने के पहले, क्या यहाँ तक आप सबको समझ आ रहा है? क्या कॉन्शियसनेस के एग्जांपल सब? Yes, sir. Yes, sir. ऑलराइट, नाउ ह्यूमंस की अगर हम बात करें, ह्यूमंस कॉन्शियस तो होती है बट दे आर आल्सो गोइंग टू बी सेल्फ कॉन्शियस। ये बात तो हम लोग आप सब लोग जानते ही हो दैट ह्यूमंस आर गोइंग टू बी सेल्फ Yes, कॉन्शियस। sir. ह्यूमंस रहेंगे, हर कोई नहीं बट ह्यूमंस रहेंगे। अब लाइक ह्यूमंस कई बार सोच सोच की चीजें करते हैं, दे टेक लाइक दे गेट एम्बेरेस्ड कुछ करते वक्त, राइट? बट एनिमल्स में ऐसा कुछ नहीं होता। बेयर नहीं सोच रहा होता अगर वो गिर जाता है चलते चलते हुए या क्लाइंब करते करते हुए। सो ह्यूमंस आर ऑलवेज गोइंग टू बी सेल्फ कॉन्शियस, बाकी एनिमल्स आपके सेल्फ कॉन्शियस आपके नहीं होते हैं। ये याद रखना, ये कई बार क्वेश्चन में आ जाता है, इसलिए ठीक है। नाउ let me move on to the next slide. Consciousness therefore becomes the defining property of living organism. ये याद रखना है आपको। It's one of the defining property of your living organism. That is something you have to always remember, right? Then Yes, sir. then okay, wait a minute, I'll just change the slides over here. So let's move on to your thing world, this one. ऑलराइट, आपके सामने यहाँ पे क्वेश्चन आ गया। फ्रेंडली क्वेश्चन आ जाता है आपके सामने और क्वेश्चन का आंसर आप देंगे चैट के अंदर। ये बोल के नहीं करना आपने, चैट में देना इसका आंसर आपने। हाँ जी, चैट अब हैंड रेज हो रहा है। अरे चैट में बस आंसर कर दो डायरेक्टली। यस 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 यस, सबके आंसर यहाँ पे सही है। द सम ऑफ टोटल ऑफ केमिकल रिएक्शन occurring in the body is going to be your right, बहुत बढ़िया, मेटाबॉलिज्म। बिल्कुल सही है, ट्रू, वेरी ट्रू, राइट। एक और क्वेश्चन करते हैं, ये सिंपल था, ये वाला भी सिंपल ही वैसे। चलो करो। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सेल्फ कॉन्शियस? इनमें से कौन है आपके यहाँ पे सेल्फ कॉन्शियस? चैट में बेटा, चैट में Human. कह रहा हूँ चैट में करना है तब भी बोल दिया। ठीक है, यस राइट, वेरी ट्रू, इज गोइंग टू बी अ ह्यूमन बीइंग, राइट? दैट्स गोइंग टू बी अ सेल्फ कॉन्शियस हमेशा, राइट? सिंपल थे, आगे आके थोड़े लेवल 2 के भी क्वेश्चंस आएंगे। ऑलराइट, ठीक है। सो आई थिंक दैट इज समथिंग व्हिच इज क्लियर टू यू। अब हम क्या करेंगे, हम एक छोटी सी चीज यहाँ पे समझेंगे अबाउट बायोडाइवर्सिटी। अच्छा, बिफोर मूविंग इनटू दैट, आपने देख लिया कि एक डिफाइनिंग प्रॉपर्टी क्या होती है, मतलब एक अगर एक ट्रू सेंस में देखिए डिफाइनिंग प्रॉपर्टी क्या रहेगी आपकी, इट्स गोइंग टू बी मेटाबॉलिज्म एंड कॉन्शियसनेस। प्लीज नो दिस थिंग वेरी क्लियरली। मेटाबॉलिज्म एंड योर कॉन्शियसनेस are going to be the one which are going to be the defining property for the living beings, right? They're always going to be defining property for the living beings. ना कि growth nor your reproduction, but this is going to be a well defined without any exception. इसके अंदर कोई आपको exception नहीं मिलेगा, no exceptions in this. Alright, now let's talk about biodiversity. अच्छा, मुझे आप थोड़ा बहुत आइडिया देके बताइए या थोड़ा बहुत सोच के बताइए अपने एंड से कि आपको क्या लगता है प्लैनेट पे कितनी पॉपुलेशन या कितनी स्पीशीज है, प्लांट्स, एनिमल्स, बैक्टीरिया, फंगाई सब मिला के कितना होगा? एनीवन? हाँ जी, कितना नंबर होगा बताइए। 1.8 मिलियन। क्या 1.8 मिलियन? अच्छा 8 मिलियन, अच्छा 8 मिलियन, ठीक है। एनीवन एल्स? कुछ रैंडम आइडिया? सर 1.8 मिलियन। 7.8 million. सबने ठीक है 1.8 मिलियन कह रहे हैं, ठीक है, ऑल राइट। और कुछ? Sir, 1.7 to 1.8 million. ठीक है जी, 1.7 to 1.8 मिलियन। हाँ जी, So और कोई? 7.8 million. भाई साहब, इतने सारे जानवर और प्लांट्स, चलिए लिख लेते हैं। और कुछ हो गया? ठीक है, ऑलराइट। नाउ और चैट पे तो बड़े सारे आंसर आ रहे हैं जरा देखिए, बड़े इंटरेस्टिंग आंसर आ रहे हैं यहाँ पे। 1.7,
मुस्कान, आरुषि, नवनप्रीत, सिल्की, शर्मा, मान सिंह 783 करोड़, बहुत बढ़िया 1.25। ऑलराइट, गॉट इट। सबके न्यूमेरिक आंसर यहाँ पे मिल चुके हैं। अब मेरी बात सुनो ध्यान से। फिलहाल आपने जो डिस्कवर्ड किए हैं वो है अराउंड 1.7 to 1.8 मिलियन। सो दीज आर द नोन स्पीशीज। ये आपकी रहेंगी आपकी नोन स्पीशीज, दे आर गोइंग टू बी योर नोन स्पीशीज। इसका मतलब क्या है कि इतना जो स्पीशीज है आप ढूंढ चुके हो, उसे आइडेंटिफाई कर चुके हो, राइट फ्रॉम योर लाइक प्लांट्स, एनिमल्स, फंगाई, स्मॉलर प्रोटोजोन्स, एवरीथिंग सब इसमें इंक्लूडेड है। ये सब हम ढूंढ चुके हैं और इन्हें हम आइडेंटिफाई कर चुके हैं, दे आर द नोन स्पीशीज। लेकिन अभी भी कहा जाता है, मतलब एक एस्टिमेट है दैट यू हैव अराउंड 7, अगर मैं सही माने तो कहा जाता है कि वर्ल्ड में यू हैव अराउंड 7 मिलियन स्पीशीज टोटल, राइट। उसमें से इतना जो है वो नोन है, लेकिन उसके अलावा और भी काफी सारा है जो अभी डिस्कवर करना बाकी है। वो शायद आप लोग करो या फ्यूचर की जनरेशन करें। सो यू हैव स्टिल हैव अ लार्ज पॉपुलेशन, लार्ज नंबर विच हैज टू बी डिस्कवर्ड, जो अभी भी डिस्कवर करना बाकी है। आप मुझे अपना दिमाग दौड़ा के अपने हिसाब से सोच के मुझे ये बताओ कि अगर, क्वेश्चन सुन लो आराम से, अगर इंडिया में मुझे कोई नई स्पीशीज ढूंढनी है, मुझे लगता है कि यार मुझे एक नई स्पीशीज ढूंढनी है, तो मैं कौन से एरिया में जाके उसे ढूंढ सकता हूँ या कौन से स्टेट में जाके उसे ढूंढ सकता हूँ आपके हिसाब से? अपने हिसाब से सोचो और मुझे आंसर करो। चैट में भी कर सकते हो अगर चाहो तो, एंड यू कैन ऑल्सो टेल मी अनम्यूटिंग योरसेल्फ। हिमाचल प्रदेश। हिमाचल, मैं तो हैप्पीली ढूंढने के लिए वहां पे आ जाऊं कभी भी। बिलासपुर। हाँ जी, और बताइए, और क्या दूसरा एग्जाम्पल आपने क्या बोला? बिलासपुर। बिलासपुर, हिमाचल प्रदेश, चंबा। आई टेक दैट, ठीक है, चंबा लिखता हूँ यहाँ पे। और कुछ और बताइए। और इंडिया में सोचना बेटा, इंडिया में, पूरा हिमाचल नहीं, इंडिया में भी सोचो आप थोड़ा। इंडिया के भी स्टेट्स आपको मालूम है ना, थोड़ा सोचो कहाँ हो सकती है ज्यादा डाइवर्सिटी, कहाँ मुझे लाइकली चांस है कि मुझे कुछ मिल जाए। राजस्थान। सर केरल। सोलन भी जा सकते हो। सर केरला। ठीक है, केरला, ठीक है, राजस्थान भी लिख देता तमिलनाडु। हूँ। राजस्थान। ठीक है, राजस्थान मैंने यहाँ पे लिख दिया, केरला, तमिलनाडु चल मिलेगा। और कोई? ठीक है, और कोई? हाँ, और सर गुजरात। अरुणाचल प्रदेश। नहीं मिलता यहाँ पे, थाईलैंड। कोई नई स्पीशीज नहीं मिलती। जो पुरानी है बस वही है, नई कुछ नहीं मिलनी यहाँ पे। मैं बता रहा हूँ इसके बारे में, गुजरात के बारे में मत सोचो। यूपी, बेटा यूपी में हार्डली लाइक इट्स वोंट बी यू फाइंड एनीथिंग। कोलकाता, आसाम, रुको, आसाम लिखता है, आसाम इज देयर। लखनऊ में क्या मिलना है बेटा? लखनऊ में 9 बजे के बाद लोग नहीं मिलते रोड पे वहां पे। आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, ठीक है, तो साउथ इंडिया साइड। साउथ इंडिया साइड, ठीक है। ओके, नाउ आई हैव रिसीव्ड मेनी ऑफ द साउथ इंडिया, किसी ने लिख दिया सर आइलैंड्स, ठीक है, आइलैंड्स लिखे हैं किसी ने। ऑलराइट, अब मैं इसको बताता हूँ इसमें है क्या। 2 जगह मैं आपको बताऊंगा, 2 एरिया बताऊंगा, 2 बेल्ट बताऊंगा जहां पे आपको नई स्पीशीज मिल सकती है। एक होता है आपका नॉर्थ ईस्ट, याद रखना, एक होता है आपका नॉर्थ ईस्ट में आपका सब कुछ आ गया, आसाम, मेघालय, सिक्किम, मणिपुर, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, कुछ आ गया नॉर्थ ईस्ट के अंदर। नॉर्थ ईस्ट के जितने भी स्टेट है वहां पे आपको मिलता है बहुत ज्यादा बायोडाइवर्सिटी, ठीक है। और उसके अलावा जो दूसरा मैं टर्म यहाँ पे यूज करूंगा, मैं यहाँ पे ऊपर लिख देता हूँ, दैट्स गोइंग टू बी वेस्टर्न घाट्स। अब वेस्टर्न घाट्स में कौन से स्टेट आते हैं जो आपने यहाँ पे मुझे लिखे थे? केरला, किसी ने साउथ इंडिया बोला था, तमिलनाडु, दे आर ऑल गोइंग टू बी हैविंग अ पार्ट ऑफ वेस्टर्न घाट्स। पूरा नहीं बट एक सर्टेन पार्ट उसका वेस्टर्न घाट्स के अंदर आता है। ये 2 एरिया है ना, अगर आप यहाँ पे जाते हो कभी और स्पेंड करते हो 1-2 महीना वहां पे, राइट, देयर इज अ लाइकली चांस दैट यू माइट एनकाउंटर अ न्यू स्पीशीज। काफी लाइकली चांस होता है बेटा कि आपको वहां पे नई स्पीशीज देखने के लिए मिल सकती है, आप डिस्कवर कर सकते हो। और ये होता है, अगर कभी आप देखोगे ना, अगर आप गूगल पे भी सर्च करोगे कि इंडिया में कोई नई स्पीशीज मिली, तो नोटिस करना वो वहां से मिलेगी, या फिर नॉर्थ ईस्ट या फिर वेस्टर्न घाट्स। दीज आर द एरियाज जो अभी भी अनएक्सप्लोर्ड है, बहुत डेंस फॉरेस्ट है, ना ही वहाँ पे टूरिज्म होता है ज्यादा, और वहाँ के लोकल लोग तो वैसे भी ज्यादा कुछ वहाँ पे डिस्टर्ब नहीं करते हैं, तो वहाँ पे आपको नई स्पीशीज हमेशा मिल सकती है और मिलती ही भी है हर साल। सो याद रखना,
नॉर्थ ईस्ट एंड वेस्टर्न घाट्स आर द हॉटस्पॉट्स, एक यहाँ पे टर्म लिखता हूँ, दे आर द हॉटस्पॉट्स, ठीक है। और बिल्कुल निकाल दो दिमाग से यूपी, एमपी, राजस्थान, यहाँ पे नहीं मिलेगा, राइट। यूपी एमपी तो बिल्कुल ही नहीं, वहां पे आपको नहीं डायरेक्टली में, बिकॉज दिस एरिया डज नॉट हैव अ फॉरेस्ट ऑफ दैट काइंड, एंड यहाँ पे ह्यूमन फुटहोल भी ज्यादा है, राइट। सो दैट्स अ थिंग। तो नॉर्थ ईस्ट एंड वेस्टर्न घाट्स इज द बायोजियोग्राफिकल हॉटस्पॉट्स, और यहाँ पे आपको अभी भी डाइवर्सिटी बहुत ज्यादा है, और यहाँ पे आपको नई स्पीशीज मिल सकती है, ठीक है। आई होप इट्स क्लियर टू यू। क्लियर है ये वाला पार्ट? Yes, sir. I hope you- Yes, sir. अगर आपको कुछ Yes, sir. राइट। हिमाचल में Yes, sir. हिमाचल में आई वुड से हिमाचल में लाइकन्स की पॉपुलेशन मिल सकती है, नहीं हिमाचल में भी लाइक देयर आर सर्टेन एरिया, जैसे चंबा बोला किसी ने, कुछ एरियाज है Yes, जहाँ पे मिल सकता है कुछ नया, राइट। Sir, चंबा में. राइट, मिल सकता है, आई वुड एग्री विद दैट। मैं आपको एक बात बताता हूँ, पालमपुर में एक इंस्टीट्यूट है IHBT करके, Yes. IHBT करके पालमपुर में, बहुत सही है, मतलब ये ना वन ऑफ द बेस्ट इंस्टीट्यूट है कंट्री का, CSR का इंस्टीट्यूट है। दे वर्क ऑन द हाई एल्टीट्यूड प्लांट्स, समझ लो, दे आर गोइंग टू वर्क, दे वर्क ऑन द हाई एल्टीट्यूड प्लांट्स। सो अगर कभी जाने को तो आपको शायद यहाँ पे ना मिले, बट कभी इसके बारे में पढ़ोगे ना, तो इट्स वन ऑफ द बेस्ट इंस्टीट्यूट, इट्स इन पालमपुर, हुई है सबसे हाईएस्ट एलिवेशन पे इंडिया पे। सो ये लोग काफी कुछ चीजें डिस्कवर कर रहे, दे वर्क इन किन्नौर वाले एरिया के अंदर, दे वर्क इन चंबा वाले बेल्ट के अंदर। दे डोंट ओनली डिस्कवर न्यू थिंग्स, बट ये कई बार उन चीजों में से कुछ चीजें एक्सट्रैक्ट भी करते हैं। हाई एल्टीट्यूड प्लांट मतलब प्लांट्स जो हायर एल्टीट्यूड पे ग्रो करते हैं। और यहाँ पे जो साइंटिस्ट लोग जहाँ पे काम करते हैं IHBT के अंदर, ये साइंटिस्ट लोग इवन हेल्प करते हैं उन लोगों की जो हायर एल्टीट्यूड के ऊपर प्लांट्स ग्रो नहीं कर पाते हैं, लाइक फार्मर्स जो वहाँ पे कल्टिवेशन नहीं कर पाते, उनकी भी हेल्प करने के लिए लोग काफी ज्यादा रिसर्च करते हैं। इट्स वन ऑफ द वेरी कूल प्लेसेस, लाइक इट्स वन ऑफ द बेस्ट प्लेस एंड यू फाइंड इन पालमपुर। सो या दैट्स वन थिंग आई वांट टू रिमेंबर। ऑलराइट, चलो वो सब तो ठीक है। अभी हमने क्या देखा, हमने देखा बायोडाइवर्सिटी एंड दैट्स इट, यहाँ तक ही हमें रखना है। दिस इज द ओनली थिंग वी हैव टू टच राइट नाउ। अगली क्लास में हम इसके आगे का देखेंगे, क्या है क्या नहीं, फायदा क्या होता है बायोडाइवर्सिटी को देखने का, कैसे उसे जज करते, कैसे उसे लाइक आइडेंटिफाई करते, ऑल दोस थिंग्स, विल सी दैट लेटर, ठीक है। नाउ बिफोर मूविंग फॉरवर्ड, बिफोर रैपिंग थिंग्स अप, ये बता दो हैंड रेस करके ये बता दो कि आपको समझ आ गया। अगर आपको यहाँ तक ये समझ आ गया, देन फटाफट हैंड रेस करके बता दो कि यहाँ से समझ आ गया, ठीक है। जबरदस्ती हैंड रेस नहीं करना है, राइट। और